हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 42 देखेंगे। पार्ट 41 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया है 1310 सवाल। आज हम लोग 1311 से आगे बढ़ेंगे। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? क्लोर अल्कली प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl का जो जलीय विलयन होता है, यानी कि जो लवणीय जल होता है, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ये भी शब्द आप ध्यान में रखिएगा। ब्राइन मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है। तो जब इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को पास करवाया जाता है, तब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मजबूत क्षार है, इन सारे उत्पाद का निर्माण होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। यहाँ देखो क्लोर अल्कली लिखा हुआ है। क्लोर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। यह भी याद रखो कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। तो क्लोर यहाँ पर क्लोरीन गैस के लिए आया हुआ है और अल्कली आया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्योंकि ये अल्कली है, क्षार है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। डैश संघ प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, यानी ये समुद्र में रहते हैं और मुक्त रूप से जीवन जीते हैं, यानी कि परजीवी जैसा कोई इनमें लक्षण नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर शूलचर्मी हो जाएगा। शूल का मतलब स्पाइन होता है, कांटा, इकाइनो, और चर्मी का मतलब होता है स्किन, इसी को हम लोग डर्मेटा बोलते हैं। तो शूलचर्मी का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो हमारा फाइलम है उसी के ये बारे में कहा जा रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर देख लो, पंख तारा, समुद्री चीरा, तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ये सारे जो जानवर हैं, ये सारे सदस्य हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, और ये सारे समुद्र में रहते हैं, मुक्त रूप से ये अपना जीवन जीते हैं। जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के ही अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, उड़ने वाले इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत के अंदर वो है मोलस्का और स्कैरिस, जिसके कारण स्कैरियसिस होता है, और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसके कारण फाइलेरिया होता है। वो दोनों जो जानवर है वो फाइलम निमेटोडा के अंदर आते हैं। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एक आयनिक यौगिक हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। इनमें आयन्स कौन कौन से हैं? एक तो है Na+ कैटायन और दूसरा क्लोरीन- रिनायन। इनके बीच में एक बल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हिंदी में बोलेंगे विद्युत स्थैतिक बल। तो ए हमारा राइट आंसर। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, एक्चुअल में वो बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है। जो हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। और बल कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल दो आवेशों के बीच में काम करता है। ये भी क्या है? आवेश है, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो इनके बीच में जो बल होता है उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि दो आयन्स के बीच में ये बल काम कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, और जिस तापमान पर ठोस पिघलना स्टार्ट कर देता है उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। इस ठोस का गलनांक बोलते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और अम्ल क्षार की अभिक्रिया, एसिड बेस की जो अभिक्रिया होती है, इनमें सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, और यहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। तो अगर आप 1 ग्राम अम्ल लेते हो, 1 ग्राम क्षार लेते हो, तो यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर का निर्माण होगा, और इस समय जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। एक होता है हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि संलयन ऊष्मा। हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है? मान लो कोई आपके पास ठोस है 1 ग्राम। इस 1 ग्राम ठोस को पिघलाने के लिए, इस 1 ग्राम ठोस को पिघलाना है आपको, इसके लिए क्या होगा? हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी।
ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसी ऊष्मा को हम लोग बोलेंगे संलयन ऊष्मा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो तापमान है ये नियत होना चाहिए, तापमान नहीं बदलना चाहिए। तापमान अगर नहीं बदलता है और आप ऊष्मा देते हो 1 ग्राम ठोस को और वो पिघल जाता है, तो जितनी आपने ऊष्मा दी है उसे हम लोग संलयन ऊष्मा बोलते हैं। अगर तापमान बदल जा रहा है, ऊष्मा देने से तापमान बदल जा रहा है, तब हम उसे संलयन ऊष्मा नहीं कहेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। एक तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में वही हमारा परमाणु संख्या होता है। परमाणु क्रमांक बोल दो या फिर संख्या बोल दो। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, यानी कि ध्वनि तरंग के चलने के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो ध्वनि तरंग अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति से चलती है, ये सही है। आप जानते हो ध्वनि जो ध्वनि तरंग है वो सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम गति से चलती है द्रव में, और सबसे कम गति से चलती है गैस में। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती। और जो ध्वनि तरंग है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग है, मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक एक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक अम्ल है, तो जब धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। डैश तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा या फिर सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी सबसे अधिक है हीलियम के पास। सबसे अधिक है हीलियम के पास और सबसे कम है सीजियम के पास। सबसे कम है सीजियम के पास। लेकिन अगर आपको फ्रांसियम दिख जाए विकल्प में, अगर आपको फ्रांसियम दिख जाए तब आप फ्रांसियम को टिक मारेंगे, सीजियम को टिक नहीं मारेंगे। फ्रांसियम देखो एक रेडियोधर्मी तत्व है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बोलते हैं कि सीजियम के पास मिनिमम है आयनीकरण ऊर्जा, हीलियम के पास अधिकतम है। लेकिन अगर फ्रांसियम दिख जाए तो हम फ्रांसियम को टिक मारेंगे, क्योंकि सीजियम के बाद फ्रांसियम आता है नीचे। तो अगर फ्रांसियम सीजियम दोनों है तो हम फ्रांसियम के साथ ही जाएंगे, अगर नहीं है तो नो डाउट आपको सीजियम में टिक मारना है। और सबसे अधिक यहाँ पर हीलियम के पास होगा। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है, घनीभूत का मतलब यहाँ पर है कंडेंसेशन, ठीक है, यानी कि संघनन। घनीभूत का मतलब संघनन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? जब कार्बन को नोबल गैस के साथ यानी कि निष्क्रिय गैस के साथ नोबल गैस के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा दी जाती है, तब ये कार्बन वेपराइज हो जाता है। वेपराइज यानी कि ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाता है। वापस से इस वेपर का कंडेंसेशन करवाया जाता है, यानी कि संघनन करवाया जाता है, तब जाकर के फ्लोरीन बनता है, यानी कि C60। हमारा आंसर यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर परिमाण में जो आवेश है वो दोनों बराबर ही होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ये एसआई मात्रक है आवेश का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? पूछा है कि कौन सही गलत नहीं है। एक अम्ल जो पूरी तरह आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये सारे जो अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। दूसरा है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H- या H- नहीं होगा, H+ होगा। आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये सारे अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, और उसके बाद एक है कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल। दो तरह के अम्ल होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मजबूत अम्ल, और दूसरा होता है एक वीक एसिड यानी कि कमज़ोर अम्ल। स्ट्रॉन्ग अम्ल वो होते हैं जैसे ही जलीय
विलयन में जाएगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है जैसे ही जलीय विलयन में जाएगा खटाक से H+ दे देगा, ये तुरंत H+ दे देगा। मान लीजिए कि आपने क्या करा, एक जलीय विलयन में आपने 100 अणु लिया, किसका, HCl का लिया, जो कि एक मजबूत अम्ल है। जैसे ही जलीय विलयन में आप डालोगे, इस 100 में से 99 HCl ऐसे होंगे जो तुरंत H+ दे देंगे। तो हम बोलते हैं कि ये है एक मजबूत अम्ल। यह एक मजबूत अम्ल 100 में से 99% जो है HCl के मॉलिक्यूल्स वो H+ दे देते हैं। तो एक बड़ी मात्रा में आयन देते हैं, H+ देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो ये गलत नहीं है, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर हम कमज़ोर अम्ल की बात करें तो वहाँ पर अगर आप 100 लेते हो, यहाँ पर मान लो कि आपने 100 ले लिया, यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH 100 ले लिया, तो इसमें से 1-2 ही होगा जो कि H+ देगा, बाकी देगा ही नहीं। तो हम बोलते हैं कि ये जो अम्ल है ये पूरी तरह से नहीं टूटा है, ये आंशिक रूप से टूटा है। अगर आंशिक रूप से टूटा है तो H+ नहीं दिया है। अगर आंशिक रूप से टूटा है इसका मतलब ये हुआ ना कि H+ नहीं दिया है ये। तो हम बोलते हैं कि ये कमज़ोर अम्ल है, जैसे कि ये सारे अम्ल जो हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा D ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा मिडिल वाला पार्ट हो गया और ये हमारा राइट वाला पार्ट हो गया। S ब्लॉक के अंदर आपको केवल धातु ही मिलती है, केवल धातु, मेटल्स मिलते हैं। एकलौता है यहाँ पर हाइड्रोजन, जो कि एक अधातु है। हमारा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे धातु ही हैं और पी ब्लॉक के अंदर तीनों ही हैं, यानी कि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। डी ब्लॉक के अंदर सारे मिलेंगे आपको, सॉरी पी ब्लॉक के अंदर आपको सारे मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों यानी कि वर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या है, बैकबोन है, की एक विशेषता नहीं है पूछा है। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पूरे जीवन काल में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आता है और ये नोटोकॉर्ड आगे चलकर डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में या फिर बोल दो बैकबोन में। यानी जो वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं या फिर बोल दो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो बैकबोन होता है ये नोटोकॉर्ड से ही बना होता है। वहीं मान लो कि नोटोकॉर्ड आया और फिर गायब हो गया, यानी कि बैकबोन नहीं बना, नोटोकॉर्ड आया उसके जीवन काल में और फिर वो गायब हो गया, वैसे जानवर को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर आपने कल देखा था एम्फियोक्सस, हर्डमानिया और बेलेनोग्लोसस। तो ये सारे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड, इनके जीवन काल में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी जो वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर आते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड आगे चल करके बैकबोन बना लेगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। वे असममित होते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। असममित नहीं होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित बोले तो बाईलैटरल सिमेट्री होती है। जो वर्टिब्रेटा के जानवर होते हैं वो बाईलैटरल सिमेट्री उनके अंदर देखी जाती है। जैसे हम लोग जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं तो हम लोगों के अंदर सिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसे हम लोग अपने पूरे बॉडी को 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो 2 का मतलब यहाँ पर बाई हो गया, ठीक है। सिमेट्री यानी कि समरूप, तो 2 बराबर भागों में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब के बारे में कहा जाता है कि बाईलैटरल सिमेट्री होती है उनके अंदर, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि जनन के 3 लेयर्स होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं, एक मध्य जनन स्तर, एक अंतः जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर यानी कि मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स होते हैं, ये भी सही है। और सिलोमेट होते हैं, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है,
कोयलोमेट नहीं होता है, सीलोमेट, यानी कि देह गुहा पाई जाती है। तो ये सारे सही हैं, ए हमारा गलत हो बी हमारा गलत हो जाएगा। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? विसरण यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब जानते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो अपने आप उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक चले जाते हैं। जिनका विसरण अधिक होता है वो तेजी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है, कौन आसानी से मिक्स हो जाएगा जल्दी से? गैस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट है वो गैसों के पास है, उससे कम द्रव के पास है, ठोस के पास तो नहीं के बराबर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है, ये तो गलत हो जाएगा। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। प्रतिकर्षित यानी कि दूर भाग रहा है, जो अणु है वो दूर भाग रहा है, किससे? जल से। जल से दूर भाग रहा है तो हम बोल सकते हैं जल से डर रहा है। तो डरने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है फोबिक, है ना, फोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसे हम बोलते हैं कि जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का मतलब जल है, यहाँ फोबिक है, तो जल से डर लगेगा, वही जल से प्रतिकर्षित होगा। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और जो प्यार होता है, लव होता है, उसके लिए वर्ड आता है फिलिक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिक। और हाइड्रो मतलब जल, जिसको जल से प्यार है वो कहलाएगा हाइड्रोफिलिक, जिसको जल से डर है, जो दूर भाग रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, वो जाएगा हाइड्रोफोबिक। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा अणु है जो जल से दूर भाग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और जो जल से चिपक रहा है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र डैश, दाब बराबर हमारा होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होगा? कम हो जाता है। उसके बाद है डाल्टन का आंशिक दाब नियम, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का ये जो आंशिक दाब का नियम है, ये उन गैसों के मिश्रण पर लागू होता है जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखिएगा, डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है ये उस मिश्रण पर लागू होता है जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये होता है कि गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है, वो अलग अलग गैसों का जो दाब होता है उसके योग के बराबर होता है। काफ़ी सिंपल है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास क्या है? एक कंटेनर है, इसमें गैस ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे गैस हैं। ये सारे जो गैस है ये मिक्स है। ये सारे गैस क्या है? मिक्स है, यानी गैसों का ये मिक्सचर है, मिश्रण है। और ये सारे जो गैस होते हैं ये आपस में अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तभी लागू होगा जब ये सारे गैस नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हों। तो डाल्टन का ये जो नियम है ये कहता है कि गैसों का जो कुल दाब है, इस मिश्रण का जो कुल दाब है, टोटल जो प्रेशर है, ये बराबर होता है ए के द्वारा जो दाब है, गैस बी के द्वारा जो दाब है, गैस सी के द्वारा जो दाब है, गैस डी के द्वारा जो दाब है। ये टोटल प्रेशर जो है ये अलग अलग गैसों के दाब के बराबर होगा। यही है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और HCl बनाते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? हृदय की गति को बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो? हार्ट बीट तेज हो जाएगा। हार्ट बीट का जो रेट होगा ना वो तेज हो जाएगा। हार्ट बीट अगर तेज हो गया मतलब जो ब्लड है उसको तेज़ी से पंप किया जा रहा है। ब्लड तेज़ी से पंप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को तेज़ी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और यह ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है RBC के साथ। हमारा आंसर यहाँ पर एड्रेनलिन हो जाएगा। जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जब इसका सिक्रीशन होता है, जब इसका स्राव होता है, तो जो हार्ट रेट ये बढ़ जाएगा।
जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ जाता है, जो ब्लड शुगर है ये भी इंक्रीज हो जाता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज कर जाता है, ये सारे बढ़ जाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करना, यानी कि ब्लड शुगर को कम करना, ब्लड शुगर। 2 स्टेटमेंट्स हैं, ए और बी बताना है कि कौन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? जैसे कि 2 द्रव्यमान है यहाँ पर, एक है m1 और दूसरा है m2। इनके बीच की दूरी है r। आप जानते हो हर 2 वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन ये इतना कमज़ोर होता है कि हमें पता नहीं चलता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये लिखा जाता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r²। यहाँ देखो 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, तो ये सही है। F ये समानुपातिक है m1 और m2 के, और व्युत्क्रम अनुपातिक है बीच के दूरी के वर्ग के। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक है, गलत हो जाएगा, ये गलत है। व्युत्क्रम अनुपातिक हो जाएगा ना, सीधा नहीं होगा। तो केवल A सत्य है, B असत्य है। केवल A सत्य है, B असत्य है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखो आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब इसमें हम जल के अणु को जोड़ते हैं, ये 1.5 अणु है, यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ जल के अणु को जोड़ते हैं तब जाकर के हमें जिप्सम मिलता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का बनना। जिप्सम को बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ जल को जोड़ते हैं। यहीं अगर हम उल्टा करें तो हमें जिप्सम से ये चाहिए, इसके लिए हमें इसे गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम हमारा आंसर हो जाएगा। डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन के लिए जानकारी है, जिनके पास प्रोटीन के लिए कोड्स हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन बोलते हैं। इसी को यहाँ पर वंश लिखा हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, तब पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसेस थी उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प हो गया, ठीक है, वाटर वेपर, जलवाष्प, अमोनिया, यही सारे गैसेस थी। याद रखिएगा कि जो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में उस समय वायुमंडल में नहीं था। तो 2 वैज्ञानिक आए, हाल्डेन और ओपेरिन। इन्होंने क्या कहा कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अकार्बनिक अणु हैं। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ से जाकर क्या होता है? लाइफ क्रिएट हो जाता है। और सबसे पहला जो जीवन आया था ये जल में आया था, एक्वेटिक और यूनिसेलुलर फॉर्म में, एक कोश के रूप में। तो हाल्डेन और ओपेरिन का कहना यह था कि उस समय जो भी गैसेस थी, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, मे भी इसके अलावा कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन मेनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, सबसे पहले उनका इवोल्यूशन हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहले उनका इवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। कार्बनिक अणुओं का निर्माण जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड्स भी लिख सकते हो, अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो इन सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। फिर ये सारे कार्बनिक अणु आपस में आए, इकट्ठे हुए, तब जाकर के एक कोश के जीवन का निर्माण हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, और फिर वहाँ से जीवन बना। ठीक है, किसने कहा? हाल्डेन और ओपेरिन ने। अब इन दोनों ने जो कहा, क्या ये
सही था, क्या ये सच है, ऐसा ही हुआ। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया दो वैज्ञानिक ने, इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, यूरे और मिलर ने। यूरे और मिलर ने, हाल्डेन और ओपेरिन ने जो कहा क्या ये सही है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर ये दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा कि क्या ये सही है। तो बाद में पता लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? याद रखिएगा, जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से जो नलिका निकलती है इसे हम बोलते हैं धमनी। धमनी का मतलब आर्टरी। और जो हमारे हृदय में नलिका जाती है इसे हम बोलते हैं शीरा। फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है, इससे संबंधित आगे और भी सवाल आएंगे, वहाँ पर हम लोग और बातें जानेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हृदय में जाने वाली नलिका को हम लोग शीरा बोलेंगे और हृदय से निकलने वाली नलिका को हम लोग धमनी बोलेंगे। हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं या फिर बोलो जो शुद्ध रक्त होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के धमनी जाती है, और हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसे लेकर के आने का काम करती है शीरा हमारे हृदय के पास। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल से निकलती है, पूछा है तो दिल से निकलती है धमनी। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, दो ही चैम्बर्स होते हैं? तो दो चैम्बर्स होते हैं मछलियों के पास। मछलियों के पास दो चैम्बर्स, एम्फीबियंस इनके पास 3 चैम्बर्स, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स यानी कि सरीसृप रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, बर्ड्स इनके पास 4 चैम्बर्स, और स्तनधारी इनके पास भी 4 चैम्बर्स। कभी मगरमच्छ के अंदर बोल दे तो 4 चैम्बर्स। तो यहां देखो आप, जो सैलामेंडर है ये तो उभयचर है, ये नहीं होगा। कोबरा सरीसृप है, नहीं होगा। मेढक उभयचर है, नहीं होगा। रोहू मछली है, आंसर होगा। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? यानी ध्वनि प्रेषित की जाती है मतलब ध्वनि ट्रांसमिट की जाती है, यानी ध्वनि की गति की जाती है, माध्यम हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।